हेलो जेंट्स, वेलकम बैक टू दी पार्ट 3 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के दो पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो दोनों वीडियोस देखे हुए हैं या आप लोग सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ऑलराइट जेंट्स, तो आइसोमेरिज्म यार, आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हम हर बार पढ़ते हैं और हर बार भूल जाते हैं। हर बार लगता है कि क्यों ही पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग आज जो पढ़ो वो आपको याद रहे अच्छे से और आपको ये भी ना लगे यार ये आइसोमेरिज्म थोड़ा सा भी वैसे बोरिंग नहीं लगने दूंगा। मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म डेफिनेशन मैंने पहले से लिख रखी है, लेकिन ऐसा समझ लेते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब एक ऐसा फिनोमिनन जहां पे क्या है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंपाउंड का कंडेंस फॉर्मूला तो सेम है, बट जब हम उसको एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चरली वो अलग होता है। मतलब दिखने में एक जैसा, लेकिन जब हम उसको अंदर से देखते हैं, पूरे बॉन्ड की पोजीशंस वगैरह देखते हैं तो वहां पे वो अलग निकल कर आता है। ये है आइसोमेरिज्म। ठीक, तो आइसोमेरिज्म मतलब इसका कुछ ये ग्रीक से लेना देना है और वहां पे आइसोमर्स का मतलब होता है कि सिमिलर लुकिंग। तो इतना ज्यादा लिटरली जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो कि भाई हाँ ठीक है, क्या चीज है ये कि दिस इज द फिनोमिनन व्हेन टू और मोर कंपाउंड पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये भी अपने आप में बात अलग हो गई कि भाई यार देखने में सेम लग रहा है, दो कंपाउंड है, दोनों का फार्मूला सेम है बट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर आइसोमर्स या फिर दे हैव सम डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। तो इसी आइसोमेरिज्म को हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट बहुत सिंपल है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल में क्या होगा, स्ट्रक्चरल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट जो कंपाउंड का अरेंजमेंट है, जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टीरियो में क्या होगा कि यहाँ पे क्या रहेगा, अपना कंपाउंड को जो है मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा लेकिन 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है वहां पे फर्क पड़ेगा। अगर सोचोगे मतलब ये क्या हुआ कि कंपाउंड सबको सेम है, बस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फर्क आ गया। जैसे कि एक हमने ऐसे एग्जांपल लेके चले कि ये 1 2 3 कुछ भी कैसे बताया जाए। रुको एक मिनट कुछ तो ढूंढते हैं यार, जल्दी। ऐसा मान लो, ये देखो ये हमारा मान लो एक टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसमें 4 बॉन्ड हैं अलग अलग। ठीक, तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वहां पे क्या हो सकता है कि भाई एक टाइम पे यहाँ पे ए हो और यहाँ बी हो जाए, दूसरे टाइम पे क्या हो यहाँ ए हो जाए, यहाँ बी हो जाए और इधर ए हो जाए। तो देखने में सबको सेम रहेगा बट क्या होगा, 3 डायमेंशनल पोजीशन अलग हो जाएगी। ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपकी साइड पॉइंट कर रहा है और अब एक इसमें एक ऐसा भी अरेंजमेंट हो जिसमें भी ये मेरी साइड पॉइंट करे। तो यही सब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को बोर बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ठीक है, चाहे नाच के दिखाना पड़े वीडियो में, लेकिन मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। करना क्या है, हम जो है ना, जैसे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसके भी 4 पार्ट हो गए, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल हो गया, मेटामेरिज्म हो गया। तो ये जो 4 पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, मैं सबकी सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ज्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत है हमें, और एक एग्जाम्पल पकड़ के चलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसका भी आपको मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप उसको रिटेन कर पाओ। एंड इसको ज्यादा मतलब पूछा नहीं जाता है यार, मतलब ऐसे नहीं है कि सोलली इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए। बहुत रेयर होता है कि आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक ठीक है यार, फिर शुरू करते हैं। सबकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखवाते हैं और बात खत्म हो जाएगी। तो मैं इसको देखो, चाहो तो आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ये याद कर लो कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 2 तरह का हो गया, स्ट्रक्चरल स्टीरियो में है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने दोबारा आइसोमेरिज्म बाद में नहीं लिखा है। लोग कुछ कूल लोग उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को GI भी लिख देते हैं, लेकिन इतनी शॉर्ट फॉर्म की क्या ही जरूरत है। एनीवेज, तो ये है अपना स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। चलो एक काम करते हैं यार, तुम लोग नोट करो, तब तक मैं बता देता हूँ क्या होता है और फिर एक लाइन की तो डेफिनेशन लिखवानी है। चेन आइसोमेरिज्म मतलब कि अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो कार्बन का स्केलेटन है, जो कार्बन की चेन्स है वो थोड़ी सी अलग हो रही है, इसलिए इसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म।
एग्जाम्पल अभी देंगे। दूसरा क्या है अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब क्या है कि जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपना, वहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आ रहा है। मतलब कंडेंस फॉर्मूला सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जब आप उसको बनाओगे तो हो सकता है एक जगह की फंक्शनल ग्रुप किसी और पोजीशन पे और दूसरी जगह किसी और पोजीशन पे भी हम लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ऐसा हो रहा है कि यार कंडेंस फॉर्मूला अगेन सबका सेम है, बट जब हम उसको ओपन करते हैं तो वहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। मतलब वो कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, इस तरह के कंपाउंड्स। तो उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके दोनों साइड आर ग्रुप आते हैं, जैसे कि ईथर आता है ROR, या फिर अपना ये आता है कार्बो कीटोन्स C डबल बॉन्ड हो बीच में, और फिर इधर के दो आर ग्रुप। तो वहां पे क्या होता है कि आर ग्रुप की मतलब नंबर चेंज हो सकता है कि इधर 2 कार्बन का हो, इधर 3 का हो, या फिर एक तरफ 4 का हो, इधर 1 का हो। तो इसी को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। सबका एक एग्जांपल दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सेम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में भी करेंगे, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी बड़ी बतानी पड़ेगी, तो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको जो है इरेज कर रहा हूँ सबको, ठीक है, और फिर जल्दी से यार करते हैं इसको खत्म। चलो मैं यहाँ पे देखो सबका एक नाम देता हूँ, चेन आइसोमेरिज्म, तो सिर्फ मैंने चेन लिखा है, ठीक है। दूसरा क्या था अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन लिख रहा हूं मैं, आइसोमेरिज्म लिखना तुम्हारा काम है। थर्ड वाज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ऑलराइट, एंड द फोर्थ वन इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, तो इसमें मेटामेरिज्म के आगे आइसोमेरिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। चलो चेन आइसोमेरिज्म मैं लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बहुत छोटी सी लिखूंगा। क्या चीज, तो अपने आप लिखोगे कि कंपाउंड्स हैविंग, वो मैं खुद नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना लिखूंगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। मतलब कार्बन की जो हड्डियां हैं वो अलग है। अब इसका एग्जाम्पल यार एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं, तो क्योंकि मैं थोड़ा जो है ना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम और स्पेस दोनों, समझ लो कितनी खतरनाक बात है, तो टाइम एंड स्पेस दोनों बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तुम अपनी इतनी कंजूसी मत करना मेरी इतना। तो चेन आइसोमेरिज्म में हम पुराने एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आप देख के बहुत खुश हो जाओगे। एग्जांपल लेते हैं यार पेंटेन का, ओके। तो पेंटेन का मतलब क्या हुआ भाई, 5 कार्बन। पहले क्या लगा सकते हो आप, ऐसे लगा सकते हो CH3 CH2 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 एंड CH3, दिस इज व्हाट पेंटेन। इसको मैं क्या करता हूँ, एन पेंटेन बोल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसी को मैं आइसोपेंटेन बना दूं, तो एक तो देखो ये हो गया। दूसरा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो CH3 CH और CH3 लगा दिया मैंने यहाँ पे, ओके। देन क्या बचेगा अपने पास में, 1 2 3 4 5, दिस इज व्हाट आइसोपेंटेन। दूसरा एग्जांपल हो गया, देखो आइसो ग्रुप याद आया, ये कहानी जो बताई थी आइसो ग्रुप की। तीसरा एग्जांपल इसी का क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन, मतलब कार्बन CH3, ठीक है, याद है ना। नियो में क्या होता था कि सेकंड क्लास कार्बन भी होता है, दिस इज व्हाट नियोपेंटेन। अब तुम सब में देख लो 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे 12, और सब में इस तरह का अरेंजमेंट है। तो C5H12 में कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 3। पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो आप देखो सबका क्या है, कार्बन स्केलेटन अलग अलग है, इसलिए ये हमारे क्या है, दीज आर चेन आइसोमर्स, ठीक। और ये फिनोमिनन हो गया चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। बात आ गई समझ में, आई डोंट थिंक इससे कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक चीज और कोशिश करना है समझने की, देखो ये कितने था, 5 कार्बन का मैंने कंपाउंड लिया, कितने आइसोमर्स बने, 3। C5H12 लिया, अगर मैं C4H10 लेता तो वहां पर सिर्फ 2 आइसोमर्स बनते हैं। कौन कौन सा अपना, देखो ये बनता था ब्यूटेन, और एक वो आ जाता अपना ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, बस 2 ही बन पाते वहां पे। तो 4 कार्बन का कंपाउंड लेता तो 2 आइसोमर्स बने, 5 का लिए तो 3 बने। अगर मैं ये C6H14 लेता, ठीक है, तो वहां पे मेरे कितने बनते, वहां पे एक्चुअली 9 आइसोमर्स बनते। और तुम अगर ज्यादा बोलोगे, अगर C10 और H22 ले लिया होता तो 75 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, कोई नहीं पूछेगा ये कितना है, और ना ही इतना चेक करना पड़ना कि हम कुछ फॉर्मूला बनाए इसका और ये सब करें। हो सकता है कोई लोग ने बना लिया हो फॉर्मूला, बट इतना कहने का मेरा मतलब है कि कोई चीज ने 10 कार्बन का कंपाउंड उठाई दे दिया तो तुम 75 लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी बनाते बनाते, इसलिए कोई इसको इतना नहीं पूछेगा। एट मैक्स हो गया तो ये आइसोपेंटेन, मतलब ये पेंटेन 5 कार्बन तक का ही ठीक है,
उससे ऊपर कोई नहीं जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये बात मान के चलो, क्योंकि जब 6 कार्बन का लेंगे तो हम 9 आइसोमर बन रहे हैं, 9 आइसोमर बनने में बहुत टाइम खराब होता है यार। तो एटमैक्स 5 आइसोमर से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर चार कार्बन का कंपाउंड होगा तो वहां पर सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो 4 कार्बन की कंपाउंड में 2 आइसोमर, 5 कार्बन की कंपाउंड में 3, 6 कार्बन के में 9, बस बहुत है। चलो मैं एग्जांपल मिटाता हूँ यार, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया होगा तो पता है मुझे कि तुम लोगों को आता है ये अच्छे से, अगर पुरानी वीडियो देखी है तो। एनीवेज, पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, फिर से वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सेम, मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल लिख दिया था, तो अगले में पूरा लिख लेना है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर, इधर भी लिख लेना फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, या सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप की पोजीशन अलग है, बस इतना सा है। अब जैसे ये देख लो यार, एक एग्जांपल एल्कोहल का, एक तुम एग्जांपल बना के दिखा देते हैं। 4 कार्बन का एल्कोहल ले लिया हमने, 1 2 3 4, तो CH3, इसको भी थोड़ी देर के लिए CH3 बना देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना, दिस विल बी CH2। देखो एक तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 कार्बन का है, मतलब क्या हो गया अपना, ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया, ओके। और एक में क्या कर सकते हैं हम, एक एग्जांपल में क्या हो सकता है कि भाई पहले पोजीशन पे ही लगा दो, CH2 के साथ ही OH लगा दो, बाकी कितना आ जाएगा फिर CH2 CH3। तो ये क्या हो गया, मैथ 4 कार्बन का हो गया, मतलब ब्यूट, तो ब्यूटेन 2 ऑल, और ये कितना हो जाएगा, ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप समझिए कि हम अगर कार्बन स्केलेटन देखेंगे तो सब कुछ बराबर बैठेगा, दोनों के नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब बराबर है, बट अल्कोहल की पोजीशन में फर्क आ गया, तो इस वजह से ये ऐसे हो गया। अच्छा एक चीज और, अगर शायद मैंने एम्फसाइज नहीं किया हो तो यार, ये हम आइसोमर्स को या आइसोमेरिज्म को पढ़ने का मतलब ही ये है कि जो अपने ये आइसोमर्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। जैसे आप तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, कहने को मॉलिक्यूलर फार्मूला या जो कंडेंस फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो इसलिए आइसोमर्स को हमें समझना इंपॉर्टेंट है। इतनी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें वहां तक नहीं जाना है, बस हमें पता होना चाहिए। कल कोई बोले आइसोमर्स तुमने पढ़ा, ठीक है, पढ़ के आए, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, बोले क्या समझ में आया आइसोमर्स, क्या जरूरत है आइसोमर्स की, तो आप बता सकते हो कि भाई जरूरत हमें आइसोमर्स की इसलिए है क्योंकि देखने में वो कंपाउंड सेम लगते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज ड्रास्टिकली चेंज होती है, तो इसलिए हमें आइसोमर्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई बोले एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कोई भी दे दो, और प्रॉपर्टीज सच याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां जहां मुझे लगेगा जिनकी बतानी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो अपने 2 चीजें एकदम क्लियर हो गई आपको। अब फंक्शनल पे आ जाते हैं। फंक्शनल में भी सेम ही होगा, वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इधर भी CH3, इधर भी CH3, देखो कितने कार्बन का है ये, अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला देखूं तो 1 2 3 तो कार्बन है, C3 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, C3H6O लिख सकता हूं मैं इसको, क्या है अपना ये, प्रोपेनोन है ना, 3 कार्बन का कीटोन, तो क्या है, प्रोपेनोन। अब सेम मैं क्या करता हूँ, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना के दिखाता हूँ, देखो आपको CH3 CH2 और लास्ट में क्या था, CH होता है एल्डिहाइड में, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब देखो जरा 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन देख लो, 3 2 5 और 1 6, तो फिर से C3H6O, तो ये दोनों के दोनों हमारे कैसे फंक्शनल आइसोमर्स है। फंक्शनल आइसोमर्स है क्योंकि एक केस में वही एल्डिहाइड बन जा रहा है और दूसरी केस में सेम ही मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंपाउंड कीटोन बन जा रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, और कोई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी कभी एल्डिहाइड की बात कर रहे होंगे तो हम उसका ये थोड़ी बताएंगे यार मैं C3H6O वाले कीटोन पे बात कर रहा हूँ या C3H6O वाले एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। मैं सीधा बोलूंगा कि भाई मैं प्रोपेनोन की बात कर रहा हूँ या फिर प्रोपेनल की बात कर रहा हूँ, तो नाम से ही वो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बताना है तो बता दिया, तो इसलिए इसका कुछ फंक्शनल आइसोमर्स का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो ये तुम्हें तीसरा भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब क्या है, फिर से वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो तुम लिख के बोर हो गए होगे अभी तक। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स मतलब वही आर ग्रुप। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स मतलब वही आर ग्रुप्स ऑन either side of functional group। either side of functional group मतलब क्या है कि भाई देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जहां पे दोनों साइड में आर ग्रुप लगता है, जैसे कि कीटोन का एग्जांपल देखा अभी हमने, ठीक है। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जहां पे क्या होगा कि दोनों आर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि चलो यहाँ पे मैं दो एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं ईथर का एग्जांपल दे सकता हूँ आपको और कीटोन का दे सकता हूँ। चलो किसका एग्जांपल होगा, दोनों का ही ले लो यार। देखो ईथर होता है हमारा ROR, ये शॉर्ट फॉर्म होती है ईथर की, क्या होती है ROR। मतलब ये देखो ऐसे बना सकता हूँ मैं इसको, ये देखो कितना बढ़िया चिड़िया वाला ईथर है ये, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ मुझे ये चिड़िया के जैसा लगता है। तो देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, पहला और दूसरा, यहाँ पे कितने, पहला और दूसरा। इसका नाम क्या हुआ अपना, इथॉक्सी ईथेन। क्या हुआ, इथॉक्सी ईथेन। मतलब ऐसे समझ लो CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, इथॉक्सी ईथेन। ठीक, अगर अब मैं क्या करूं, मेरा मन करे मैं एक काम करता हूं कि यार इसको सिर्फ CH3 छोड़ता हूं एक साइड पे, ओके, और यहां पे एक CH2 और बढ़ा देता हूं। तो देखो अभी क्या होगा, अभी भी सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सब कुछ सेम नंबर होगा, बट इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। पहले क्या था, इथॉक्सी ईथेन, अब नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। नेमिंग की टेंशन नहीं लेनी है, ये 12th क्लास में आएगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे एग्जाम्पल होगा। सेम हम कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अपना कीटोन क्या होता है, ये होता है, मान लो यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए मान लो इधर है C2H5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इधर CH, इधर भी C2H5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, मतलब कितना हो गया, 2 और 5 कार्बन का ये हो गया। और एक दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे एक जगह सिर्फ CH3 रह जाए और यहाँ पे आ जाए फिर वो CH2 और फिर से वही CH2 और CH3। तो वही ये हो गया, दोनों के दोनों क्या कीटोन है, बस ये पोजीशन इस तरह से अलग अलग हो रही है। तो दिस इज व्हाट मेटामेरिज्म। इसको भी कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर तो देखो ये हमारा यहाँ से क्या होगा कि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को खत्म कर लिया है। देखा, एकदम एक पेज के अंदर टाइम एंड स्पेस दोनों बचा के हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को खत्म कर लिया है। अब इसको मिटाया जाएगा और हम आएंगे अगले पे, जो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बुक में बहुत कम दे रखा है, वो है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन उसके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी, अब टाइम तो नहीं मिलेगा, उसके लिए स्पेस बनाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मान लो, स्टीरियो आइसोमर्स बोलो, कुछ भी बोलो। इसके हमने 2 पार्ट पढ़े। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कुछ भी बोल दो। और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल। तो पहले ज्योमेट्रिकल समझ लो, फिर ऑप्टिकल भी समझा देंगे। अब ज्योमेट्रिकल समझने के लिए तुमको देखो यहाँ पे अगर डेफिनेशन कोई बोले तो डेफिनेशन क्या होगी कि कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे वर्ड अब 3 डायमेंशनल आ जाएगा, या फिर आ जाएगा डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, की स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है। तो याद है जो मैंने वो ट्राइपॉड वाला एग्जांपल दिया था, सेम उधर ही कुछ होगा इसमें, दोनों में, ऑप्टिकल में भी और इसमें भी। यहाँ पे हम बता देते हैं कि ज्योमेट्रिकल में क्या होगा कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी ज्योमेट्री अलग है, 3 डायमेंशनल भी यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम यूज करेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट ज्योमेट्री। सेम स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला तो ऑलरेडी सेम हो गई, स्ट्रक्चर भी सेम है, बस ज्योमेट्री अलग है। अब ज्योमेट्री अलग कैसे करेंगे उसका एग्जांपल समझ लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो इसको लिख लो कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्री। ऐसी मतलब समझिएगा कि जो है जब ज्योमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल होगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है यार, इंपॉर्टेंट ये सिर्फ और सिर्फ एल्कीन शो करेंगे। एल्कीन कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड वाले।
तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्कीन शो करेंगे और उसमें भी कुछ कुछ टर्म्स और कंडीशन है, नियम और कानून है, उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे ये अब हमें पता है कि ये देखो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो हमें पता है कि अब ये कितने 2 वर्ड्स के पास में बॉन्ड होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि कंडीशन ये है, पहली बात तो ये कि भाई एल्कीन होना चाहिए, तो हमने पहली कंडीशन फॉलो कर ली। मतलब ये कौन कौन शो करेगा, ये शो करेंगे हमारे, मतलब अगर हम बोले यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, तो ये क्या है, एल्कीन शो करेंगे। और उसके बाद में एल्कीन्स भी ऐसे जिनके क्या हो कि यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक एक्स ग्रुप है, इधर वाई है, तो ये एक्स और वाई चलेगा, या यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि इधर दोनों एक्स एक्स हो जाए और यहाँ दोनों वाई वाई हो जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन ईच साइड। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन ईच साइड भी नहीं लिख सकते, सेम साइड ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि जो कंफ्यूजन नहीं हो थोड़ा भी तुम लोगों को। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन सेम साइड, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आज उतनी कुछ कहानी मत बता के आना, और एग्जाम में कोई ऐसे पूछेगा भी नहीं तुमसे। सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिक आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक तुम्हें दे दिए जाएंगे, 2 एग्जांपल पूछा जाएगा, सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। तो ये सिस और ट्रांस की कहानी है। सिस और ट्रांस कैसे डिटरमाइन होता है उस पर बस हम आ ही रहे हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि यार कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इधर दोनों एक्स एक्स लगा दूं और यहाँ दोनों वाई वाई लगा दूं, तो ये कोई भी मेरी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो हम बात करें ज्योमेट्री की यार, अब तुम बताओ उसमें क्या ज्योमेट्री चेंज कर लोगे, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पे एक्स है, इधर वाई है, और इधर एक्स इधर वाई है, तो यहाँ पे अगला एक मॉलिक्यूल ऐसा बन सकता है, देख कैसे, देखो एक ही है तो इसी का एक सेम मॉलिक्यूल क्या बन सकता है, इसको हटा दो, तुम मिरर समझने लगोगे, मिरर नहीं है, ब्लैक पेन से बना देता हूँ। कैसे, ये देखो अब क्या हो सकता है, पहले क्या था एक्स इधर था, तो मैंने यहाँ पे वाई लगा दिया, यहाँ एक्स लगा दिया, ओके, और इधर एक्स वाई ऐसे एज इट इज था। तो देखो 2 कंडीशन बन गई। अगर मैं इधर भी चेंज करूंगा तो फिर इन दोनों में कोई फर्क ही क्या रहेगा, तुम फ्लिप कर दोगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जो अपने साइड वाले दोनों में आप देखोगे तो एक तो डबल बॉन्ड है, प्लस दोनों में एक साइड पे मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, जो कि हमें चाहिए, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि देखो एक्स और एक्स सेम मॉलिक्यूल है, जो कि कैसे है अपोजिट साइड पे है, ओके। ये फिर वाई वाई सेम मॉलिक्यूल है, कैसे है अपोजिट साइड पे। यहाँ पे क्या है, एक्स और एक्स सेम साइड पे आ रहे हैं दोनों, और ये वाई और वाई सेम साइड पे आ रहे हैं। तो जब सेम साइड पे चीजें आती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं, सिस। इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, कभी भी कैपिटल में मत लिख कर आना। और जब मॉलिक्यूल्स अपोजिट साइड पे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। अब मैं ये लिखवा नहीं रहा, ये तुम लोग खुद लिखो, ठीक है, सिस और ट्रांस। अब होता क्या है यहाँ पे, चलो एक बार तो बहुत मैं जल्दी कर रहा हूँ, फिर से समझते हैं कि देखो भाई डबल बॉन्डेड हमारे पास में सिस्टम होना चाहिए, मतलब एल्कीन होना चाहिए, प्लस 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होना चाहिए सेम साइड पे। जैसे कि एक्स और वाई, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, एक साइड पे एक्स एक्स होगा या एक साइड पे वाई वाई होगा, तो वो जो है हमारी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहां पे नहीं बनेंगे, ठीक है। अब हमने ये देखा कि एक केस में ऐसा बन सकता है, ज्योमेट्री मतलब ऐसे हम बना सकते हैं कि जो सेम मॉलिक्यूल एक साथ हो, और एक ऐसा भी बना सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूल ऑपोजिट साइड पे। तो सेम मॉलिक्यूल अपोजिट साइड पे तो ट्रांस, सेम मॉलिक्यूल सेम साइड पे तो सिस। अब सिस और ट्रांस से हो क्या जाएगा, तो देखो यार हो ये जाएगा यहाँ पे कि सिस वाला कैसा होता है, एक तरह से हम बोलेंगे ये सिस और ट्रांस में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बिल्कुल बैंड बच जाएगी। एक तरह से मैं बोलता हूं तो ये लिख सकते हो कि जो आपका ट्रांस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल। इसी की वजह से क्या होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हाई होगा, ठीक है। मैं ऐसे मेल्टिंग पॉइंट लिख दे रहा हूं, लेकिन आप ये समझ लो कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल ड्रास्टिकली अलग हो जाएंगी। मॉलिक्यूल देखने में सेम लग रहे हैं, सिर्फ फर्क क्या है कि एक टाइम पे सेम ग्रुप एक साइड पे है, एक टाइम पे सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है। तो ट्रांस जब सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होंगे तो चीजें ज्यादा स्टेबल होंगी। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो यार, तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये सब कहानी बेकार की है, इनकी कुछ जरूरत नहीं है। इसको मैं हटाता हूं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे एक लोग बहुत कॉमन एग्जांपल देते हैं, तो मैं वो एग्जांपल डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं। ये COH ग्रुप है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे कार्बन है, ओके, सेम यहाँ पे कार्बन, और ये दोनों क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
ये भी क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन तो इधर CH, यहाँ पे COOH, इधर हाइड्रोजन तो इधर COOH। ओके, इन दोनों के दोनों एक्चुअली नाम है। नाम क्या क्या है यार, ये जो है सेम साइड पे इसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। और ये जो है अपना, कहाँ गया भाई, ये जो सिस वाला है इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आप देख सकते हो ट्रांस है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो अपना मैलिक एसिड है, सॉरी, तो दिस इज सिस नाउ, क्योंकि सेम साइड हो गया, एंड दिस हैज बिकम ट्रांस। ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीजों का। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि हम देखेंगे यहाँ पे कि मैलिक, ये सारी चीजें इधर एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये सिस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेबल होगी फ्यूमेरिक एसिड पे। कैसा होगा ये फ्यूमेरिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा, प्लस ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो अभी तुमको मैं बता रहा हूँ कि भाई ट्रांस में चीजें ज्यादा स्टेबल है, अब तुम उसको विजुअलाइज कर सकते हो। देखो सिस का मतलब सेम मॉलिक्यूल एक साइड पे है। अब देखो ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, COOH मान लो थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है, ऐसे मान लो, ठीक है। COOH मान लो बड़ा ग्रुप है, जो कि एक दूसरे को जो जगह ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसे मान लो COOH बड़ा ग्रुप है, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। अब दोनों अगर सेम साइड पे आ जाएंगे तो ये काइंड ऑफ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि अगर दो बड़े ग्रुप ऑपोजिट साइड पे तो उनको आराम से जगह मिलेगी, ऐसे मतलब फैल के सोने की ना, वो वाली बात है। तो इसीलिए ट्रांस हमेशा स्टेबल होता है। आप अपने पनिशमेंट से भी समझ सकते हो, स्कूल में आपको कैसे पनिशमेंट मिलता है, ऐसे करके, ऐसे करते करते आपकी हालत खराब हो जाती है कुछ टाइम पे। और अगर कहीं आपको ऐसा पनिशमेंट मिल जाए, समझ रहे हो, तो आप ज्यादा खुश रहोगे। तो दिस इज व्हाट ट्रांस। मैं बोल रहा था ना, नाच के भी दिखाऊंगा, उतना ही है बस, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। तो समझ गया, सिस इज लाइक दिस एंड ट्रांस। हाँ, तो हमेशा याद रखना कि भाई ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस कम स्टेबल होता है। अब आप जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ये जो है सिस और ट्रांस, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना इसका अपना हाइड्रोकार्बन्स वाला, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग वहां पे जाते एक्सप्लेन करते, उससे अच्छा भी कर दिया, ठीक है। वहां फिर कर देंगे एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक दो क्राइटेरिया और है, वो समझ लेते हैं और फिर हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा। देखो यार, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे एनसीईआरटी में ना हमसे कुछ बातें बोली गई है। उन्होंने बोला है कि ये देखो जैसे C डबल बॉन्ड है, अब इसकी यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि एक बार XY ग्रुप है और इधर भी XY ग्रुप है, तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस आराम से निकाल सकते हो, ठीक। क्योंकि क्या है, चाहे तो उसको मैं जो है ना XY अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि तुम लोग और बढ़िया से एकदम चमके, ठीक। तो ये आपको पता है कि आराम से आप इसका क्या करोगे, सिस और ट्रांस कर दोगे। एक कंडीशन देखो उन्होंने ऐसी भी बताई है कि ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे तो X और Y हो, यहाँ पे मान लो X और A हो, तब भी ये सिस ट्रांस शो कर सकता है। क्योंकि जब X और X सेम साइड पे होंगे तो सिस हो जाएगा, और X और X अपोजिट साइड पे होंगे तो ट्रांस हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन सही है। तीसरी उन्होंने थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कंडीशन दे रखी है एनसीईआरटी में। वो उन्होंने क्या दे रखा है कि एक तरफ तो XY है, ओके, और दूसरी तरफ क्या है, मतलब दो और अलग ग्रुप, ऐसे मान लो दूसरी तरफ क्या है XY, और ऐसे मान लो Z और A है। अब तुम सोचोगे कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, कि मतलब अब यहाँ पे जो दोनों साइड में ग्रुप्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो कंप्लीटली डिफरेंट है फिर कैसे काम चलेगा, फिर हम अब कैसे सिस मानेंगे, कैसे ट्रांस मानेंगे। तो एनसीईआरटी ने इतना बोल के जो है काम खत्म कर दिया है, लेकिन हम है इधर आपको समझाने के लिए। देखो दोस्त, यहाँ पे बात ऐसी है, इसको लिख लो, मैं लिख नहीं रहा, खुद तुम लिखोगे एक्स वाई। और ये अब देखो एक्स और वाई में क्या होगा यार कि एक मॉलिक्यूल छोटा होगा एक बड़ा होगा। अगर एटम्स भी हैं ये तो एक हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, एक लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा। सिमिलरली जेड और ए भी कैसे होंगे, एटम्स या ग्रुप जो भी हैं तो इनमें से भी एक हाई मॉलिक्यूलर वाला होगा एक लो वाला होगा। अगर दो हाई वाले सेम साइड सिस, हाई वाले अपोजिट साइड ट्रांस। तो ये आपको अगर इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस तरह की चीजें दे सकते हैं कि एनसीईआरटी में बस ना एक लाइन में लिख के खत्म कर दिया हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये आता है तो बस आपको वो बताएंगे भी कि एक्स वाई जेड और ए का क्या है मॉलिक्यूलर वेट कितना कितना है। तो दो हैवी मॉलिक्यूलर वेट एक साथ रखोगे तो सिस हो जाएगा, और हैवी मॉलिक्यूलर वेट अपोजिट साइड पे तो ट्रांस हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे यार अपनी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही याद रखना है कि हमें क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल
आर डिफरेंट। चलो पता नहीं क्यों मैं ऐसे गंदा गंदा लिख रहा हूँ, आई एम श्योर कि तुम्हें पता चल गया होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से, सिस ट्रांस की वजह से क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाएगा। तो ये जो गंदा गंदा लिखा है वो लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल अभी भी याद आ गई, इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूंगा। क्या है यहाँ पे, क्या है डिफरेंस, डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट, ऐसे लिख देता हूं मैं, डाइपोल मोमेंट इज। कैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट है, इसका कुछ डाइपोल मोमेंट है, सेम मॉलिक्यूल है, तो ये ट्रांस में डाइपोल मोमेंट खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो डाइपोल मोमेंट इज मोर इन सिस एंड लेस इन ट्रांस। बस इतना ही समझ लो, अगर सिस में ज्यादा तो ट्रांस में ऑब्वियसली कम होगा। तो डाइपोल मोमेंट में तो क्या केस हो जाएगा, अगर थोड़ी देर के लिए इसका डाइपोल मोमेंट इस साइड है और इसका इस साइड है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ट्रांस के केस में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, और सिस के केस में वो कैंसिल आउट नहीं हो पाता है। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट हमेशा सिस वाले कंपाउंड पर ज्यादा रहेगा। तो ये भी आपको एग्जाम में से घुमा के पूछ सकते हैं। दो मॉलिक्यूल दे दिए, मतलब एक सिस दे दिया, एक ट्रांस दे दिया, और बताया भी नहीं लेस से तुम्हें, और बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर डाइपोल मोमेंट, ए बी नन, ऐसे करके कुछ उठा के दे देंगे। तो ये आप वहां से कर सकते हो। तो इसके साथ कहानी खत्म होती है अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये अगर आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 11वीं क्लास में, वहां पे नहीं मिलेगा, ये हमें हाइड्रोकार्बन में मिलेगा। तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो हाइड्रोकार्बन वाले उसमें जाना, फिर एल्कीन्स में जाना डबल बॉन्ड वाले पे, और वहां पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। एंड आई एम श्योर इतना ही पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन है सिर्फ ट्रांस को समझना, जो आई एम श्योर कि आप समझ चुके हो। अब यार एक थोड़े से और डिफिकल्ट वाले पे आते हैं, जो कि है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब यहां पे देखो डिफरेंस क्या होगा, पहले ही मैं बता देता हूं आपको। यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अगेन फिर से आप लिख सकते हो कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, या फिर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। सिर्फ स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम। तो ये कहलाते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे। इसी में हम लोग एनांशियोमर्स पढ़ेंगे, हम लोग कायरलिटी को समझेंगे। तो उसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, लिखवाने को बहुत कम है, तो मैं समझाने पे अगेन फोकस करूंगा। यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर्टी ये लिखवा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अनलाइक जो कि अभी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ा था। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई यार, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एमपी, बीपी, ब्लड प्रेशर में समझ नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, एमपी, बीपी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आरआई, ऐसे बहुत सारे, मतलब जो ये अपने जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक दो और भी हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह, छोटी छोटी चीजें। तो ये सारी क्या होगी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए इनमें चेंज नहीं आएगा। तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स में चेंज कहाँ से आएगा भाई, कंपाउंड देखने में सेम है, ओके, उसके बाद में पता चला उनकी कोई प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिर क्या बात क्या आइसोमर्स अगर। तो यहाँ पे क्या होता है यार, यहाँ पे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे नाम से समझ में रहा, ऑप्टिकल मतलब इसका कुछ लाइट से लेना देना है। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कर सकते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये नचा सकते हैं, इनके अंदर इतनी ताकत है। क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखो आपको पता होगा कि हमारी जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपना इलेक्ट्रिकल वेक्टर होता है और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पे होती है। बट होता क्या है, क्योंकि जब ये लाइट से डायरेक्शन मूव कर रही होती है तो ये सारे डायरेक्शन में आपको मिलेगी, और जब ये चल रही होती है तो अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एक प्रिज्म से पास कर देते हैं, निकोलस प्रिज्म जो भी इसका नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाती है। मतलब जैसे आप पहले देख रहे थे ना, पहले वाइब्रेशन क्या हो रहा था, सारे डायरेक्शन में हो रहा था, वो हमने फिक्स कर दिया, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को फिक्स कर दिया कि वो इसी प्लेन में रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम एक सॉल्यूशन ऑप्टिकल आइसोमर्स के सॉल्यूशन से हम इसको पास करेंगे, तो ये क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो सकती है। मतलब दो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, एक तो हो सकता है कि ये इसके वेक्टर ऐसे हो जाए, देखो रोटेट हो गए, ठीक, एक ऐसा हो जाए कि इस तरह से रोटेट हो जाए। तो अगर आप ये देखोगे ये किधर इधर जा रहा है, राइट हैंड तरफ की जा रहा है,
या फिर इसको हम क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लस, ओके। और ये एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में आ रहा है तो माइनस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि यार ये ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो कि क्या करेंगे, एक तो उसका आइसोमर क्या करेगा, लाइट को राइट हैंड की साइड पे रोटेट करेगा या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसको हम बोलेंगे प्लस, या फिर उसका दूसरा नाम देंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या फिर लाइट को क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में मोड़ देगा, तो इसको डायरेक्शन में मोड़ देगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे लीवो रोटेटरी। क्या क्या है, ये जो ऊपर वाला है ये केस है डेक्स्ट्रो रोटेटरी का, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। इसको इसलिए डी सिर्फ ऐसे डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको सिर्फ एल से, ठीक है, छोटा एल बनाना, बड़ा मत बनाना। इसको क्या बोलते हैं हम, लीवो रोटेटरी। ठीक, समझ में आ गया। अब तुम मुझे बोलोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन लीवो रोटेटरी, तो अभी पता चलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं यार। जो अभी जो हमने मॉलिक्यूल लिया था, कौन सा लिया था, प्रोपेन 2 लिया था, वही लेते हैं। प्रोपेन 2 देखो कैसा होगा, CH3 CHOH और अगेन CH3। ऑलराइट, चलो कोई बात नहीं, पहले ये खराब एग्जांपल है। चलो ये खराब एग्जांपल को मैं ले रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है गाइस। ये कैसा एग्जांपल नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, लेकिन मैं सिर्फ ले रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ बताना है तुम्हें, ठीक है। बहुत दिनों से बताना चाहता था मैं, वो आज बताने जा रहा हूँ। तो ये एग्जांपल लिया मैंने, देखो अभी इसका क्या हुआ है, ये वाला बीच वाला कार्बन है मेरा। अब मैं इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फॉर्म में बनाऊं। यहाँ पे लेट्स से मैंने लिख दिया अपना H, इधर आ गया OH, और आपको याद है कि हम लोगों ने पहले कभी ये बनाया था जब 3 डायमेंशनल फॉर्म दिखानी थी। तो एक ये सॉलिड वाला मतलब ये CH3 है, मतलब सॉलिड वाला क्या हमारी साइड है, और ये कैसा है, ये हमसे दूर जा रहा है, ये भी क्या CH3। अब मैं इसकी मिरर इमेज बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसको जो है मिरर में रख के देख रहा हूँ, खुद को नहीं देख रहा हूँ मिरर में, कंपाउंड को मिरर में रख रहा हूँ मैं। अब देखो होगा क्या, इसका ये OH इधर आ जाएगा, सॉरी इधर H लगा ना, तो इधर ये H रहेगा, OH इधर चला जाएगा, और जो अब ये इधर था तो ये आपका थोड़ा सा इधर आ जाएगा, CH3, और ये वाला CH3 कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक। तो बेसिकली मेरा ये मिरर इमेज में बताने का मतलब ये है कि यार जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं या फिर जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, वो होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जो मैं बहुत देर बताने नहीं रहा था तुमको बहुत देर से। तो कैसे होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जैसे कि आपने बुक में हमेशा वो हाथ वाला डायग्राम देखा होगा ना, कि ये मेरा हाथ है, बीच में एक इमेजिनरी मिरर है, और ये इसका कैसे आ गया, ये इसकी मिरर इमेज आ गई। अब लोग बोलेंगे कि अगर मैं इसको इससे ओवरलैप करूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड देते हैं जो कि क्या बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। अब तुम ये देखोगे यार, जब तुम बोलोगे यार अब ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है एक तरह से, क्योंकि देखो इसको मैं उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो यार इधर OH है इधर H है, तो तुम देखोगे अरे ये तो गड़बड़ हो गई बात, है ना। या फिर बोलोगे कि मेरी साइड जो बॉन्ड आ रहा था वो यहाँ पे है, और इधर जो मेरी साइड बॉन्ड आ रहा है वो थोड़ा उधर हो गया, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने इसको 180 रोटेट कर दिया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, उस मॉलिक्यूल को 180 रोटेट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको 180 रोटेट करूंगा तो देखो क्या होगा, फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब कि जो जैसे कि ओरिजिनल था ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। और अब तुम इसको अगर उठा के जरूर वो करोगे सुपर इम्पोज तो हो जाएगा, ठीक है। बस मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मिरर इमेज को अगर मैं 180 रोटेट कर दूं और फिर आप सुपर इम्पोज करूं तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। अब वापस आते हाथ वाले एग्जाम्पल पे, ये हाथ था हमारा, इसका मिरर इमेज ये था, अब ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, 180 रोटेट कर दिया। अब तुम बोलोगे अरे ये तो सुपर इम्पोज हो गया, मतलब जो हाथ वाला एग्जाम्पल है वो तो गलत दे रखा है। नहीं, वो गलत नहीं दे रखा है। देखो ये था ओरिजिनल कंपाउंड, ये इसका मिरर इमेज, ओके। अब इस मिरर इमेज को मैंने 180 रोटेट किया, तो देखो सिमिलैरिटी नहीं है यार, ये सुपर इम्पोज हो रहा है बट सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि इधर से ये हाथ कैसा दिख रहा है और इधर से ये कैसा दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट ऑल द डिफरेंसेस। समझ में आई बात,
कि ये ओरिजिनल कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज है। मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो है एनीवेज हमें अच्छे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी पार्टी, एनीवेज छोड़ो। तो ये हुआ, ठीक है। अभी तुम देखोगे कि हाँ भाई ये मिरर इमेज को मैंने 180 रोटेट भी कर दिया। जो 180 रोटेट कर दिया तो फिर अभी क्या हो रहा है कि अब ये दोनों देखने में, ठीक है, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, बट देखने में सेम नहीं है, क्योंकि इधर से ये कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, इधर से ये नॉट सो व्हाइट दिख रहा है। तो इसीलिए ये हाथ का एग्जाम्पल सही है, बट यहाँ पे ये चीज गलत हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, हमारा ओवरलैप हो जा रहा है। तो जो अपना ये एग्जाम्पल है प्रोपेन टू ऑल इज नॉट अ एग्जाम्पल फॉर ऑप्टिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर का फिर एग्जाम्पल क्या होगा अगर ये नहीं है? अब एग्जाम्पल ये होगा, इसको जो CH3 को मैंने थोड़ी देर के लिए C2H5 कर दिया, ओके। क्या कर दिया CH3 को? C2H5। मैं यहाँ पे इसको जो ब्लू पेन से लिख देता हूँ, दिस इज C2H5, ओके। फिर जब आप मिरर इमेज बनाओगे इसका तो यहाँ पे ये C2H5 हो जाएगा। अब आप बोलोगे तो क्या दिक्कत है, इसको भी 180 रोटेट कर दो, है ना। बोलोगे इसको भी 180 रोटेट कर दो, ये फिर से ऐसा आ जाएगा और फिर से सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब हम इसको 180 रोटेट करेंगे ना तो ये ऐसे आएगा, और जब ऐसे आएगा अब तुम इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। अब तुम लोग जो है अपने इमेजिनरी घोड़े दौड़ा रहे होगे यार कि ये ऐसे हो कैसे रहा है। तो देखो मैं करके बताता हूँ। फिर से अपना ट्राइपॉड उठाते हैं, ये कुछ लॉकडाउन में इसी का सहारा है, यही मिल रहा है सब। देखो थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो कि ये जो है, क्योंकि दो हमारे सेम प्लेन में है ना, आओ देखो ये H और OH है, ठीक है। दिस इज C2H5 जो कि तुम्हारे साइड आ रहा है, एंड दिस इज अ CH3 जो कि पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब ये, ठीक है, समझ गए। ये है इसका। अब जब हम इसका मिरर इमेज बनाया, या फिर एक काम करते हो, इसका ये जो है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो C2H5 ये देखते रहना तुम्हारी साइड आ रहा है। जब मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज में भी क्या होगा, ये थोड़ी बहुत चीजें चेंज होंगी भाई, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। ये जब भाई अगर कोई चीज तुम्हारे सामने आ रही है तो मिरर इमेज में भी तुम्हारे सामने आएगी, लेकिन डिफरेंस कब होगा, जब मैं इसको 180 रोटेट करूंगा। क्या हुआ, देखो ये जो था ये C2H5 था जो कि तुम्हारे सामने आ रहा है। मैंने इसका मिरर इमेज बनाया तो यहाँ पे क्या होगा, H और OH तो चेंज हो जाएंगे, बट जो चीज पीछे है और जो चीज सामने है वो तो सेम रहेगी मिरर इमेज में भी। दैट मीन C2H5 इधर रहेगा, जो कि इसमें भी हमने दिखाया है। लेकिन जैसे ही आप इसको 180 रोटेट करोगे, ये क्या हो गया, पीछे चला गया, और जो पीछे वाला था वो आगे आ गया, इसलिए ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसलिए ये कैसे है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर को शो करेंगे। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इसको सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया गया था, ये दोनों कैसे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में, अब जैसे मैंने क्या बताया था कौन कौन से होते हैं, D+L-, डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। अब पता कौन सा चलेगा यार, कौन सा डेक्सो रोटेटरी है, कौन सा लीवो रोटेटरी है, तो हम मन की आंखों से देखेंगे। मन की आंखों से मतलब ये है कि हमारा मन कर रहा है तो हमने इसको D+ बोल दिया, और इसका मन कर रहा है तो L- बोल दिया। मतलब कहने का मतलब यार किसी को नहीं पता, कोई भी डेक्सो बोल दो, कोई भी लीवो रोटेटरी बोल दो, पता कोई रूल नहीं है। पता ये तब चलेगा जब आप एक्चुअल उससे प्लेन पोलराइज लाइट पास कर पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये डेक्सो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। तो आपका मन है ऑप्टिकल आइसोमर में किसी को भी डेक्सो बोल दो, किसी को भी लीवो बोल दो। अब एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद मुझे बिल्कुल शुरू में बता देनी चाहिए थी, जो मैंने तुम लोगों से छुपा के रखी अभी तक, वो ये है कायरलिटी। कायरल मतलब ये जो है कायरल कार्ब सेंटर का होना बहुत जरूरी है। कायरल सेंटर का होना बहुत जरूरी है किसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कायरल कार्बन का होना या कायरल सेंटर का होना या एसिमेट्रिक कार्बन का होना, सब एक ही बात है, बहुत जरूरी है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग हैं। अब जैसे एग्जांपल में देख लो, ये वाला जो बीच वाला अपना कार्बन है, दिस इज अ कायरल कार्बन। क्यों, एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड OH है, एक साइड C2H5 है, एक साइड CH3 है, चारों ग्रुप अलग है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये क्राइटेरिया है कि जब तक कायरलिटी नहीं होगी तब तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात खत्म। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरलिटी क्राइटेरिया है। कायरलिटी मतलब कि क्या हो गया हमारा, प्रेजेंस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑन अ मॉलिक्यूल, ऑन एन एटम। प्रेजेंट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑन एन एटम इज नोन एज कायरलिटी। अब वो कार्बन है तो वो कायरल कार्बन कहलाएगा या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। ओके, एक चीज और, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में जो देखोगे, और ये सब यार 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है,
चैप्टर है हेलो एल्किन्स हेलो एल्किन्स, उस वाली एनसीईआरटी में ये सब दे रखा है। तो उन्होंने कायरलिटी को लिखा हुआ है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के लिए हमारे पास एक और टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इसको लिख लो। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो इनके लिए एक और टर्म है हमारे पास में इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इनैंशियोमर्स कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। अब तुम बोलोगे यार इसका मतलब कायरलिटी, तो कायरल की भी डेफिनेशन उन्होंने ऐसे लिख रखा है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो आप सोचोगे कि अब हम क्या करें? तो इनैंशियोमर्स में क्या हुआ? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इनैंशियोमर्स हम टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ में, और कायरलिटी एक हम एटम के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये चीज अब समझ में आना कि एनसीईआरटी में लिखा होगा, इसके लिए भी इनैंशियोमर्स के लिए भी लिखा होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और कायरल के लिए भी लिखा होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। बट हम कायरल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जो है अपना एक कार्बन एटम की, और यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे कुछ टर्म्स आपको और पढ़ने को मिलेगी। आपको टर्म पढ़ने को मिलेगी वहां पे इन्वर्जन, आपको टर्म वहां पे पढ़ने को मिलेगी रेसिमाइजेशन और रिटेंशन। अब ये तीनों टर्म मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि 12th में भी जब आप SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां भी मैंने बताई हुई है, बट क्योंकि बात चल रही है तो बता देता हूँ। देखो, रिटेंशन का आप समझ रहे हो कि रिटेंशन का मतलब है कि जैसा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही रहे, तो डेट इज कॉल्ड रिटेंशन। ये फिर एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूँ और तुम्हें सब समझा दूंगा अभी ये तीनों टर्म एक बार में। ये ठीक है, इसको मिटा देते हैं। डेक्स्ट्रो रिबो समझ में आ गया भाई, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा तो लिबो रोटेटरी, या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, समझ लो। और कोई सा भी हो सकता है, उसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे कि देखो, ये मान लो एक मेरा ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई 3 डायमेंशनल बना देता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल पीछे की तरफ है, तो मान लो CH3 है, ये मॉलिक्यूल हमारी तरफ है, ठीक है। ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ये बड़ा होता है ना, ऐसे। फिर से वही गलती, ठीक है। दिस इज लेट्स से C2H5, कोई सेम बना रहे हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, कोई मान लो X ग्रुप है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, मान लो मुझे Y ग्रुप लगाना है, ओके। तो एक कंडीशन कैसी हो सकती है कि यहाँ पे क्या हो कि ये एज इट इज ही लग जाए, मतलब कायरल सेंटर को उड़ा दिया जाए, इनका काम खत्म हो चुका है। मतलब ये हो सकता है कि यार ये एज इट इज ही लग जाए कि यहाँ पे मेरा C2H5 ही रहे जैसे पहले से था, CH3 भी अपना ऐसे ही रहे जैसे पहले से था, और जो X है इसकी जगह Y लग गया और H एज इट इज रहा। तो दिस टर्म इज कॉल्ड रिटेंशन। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हुआ, इधर देखो क्या चीज रही यार, अपनी जो मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट था वो वैसा का वैसा ही रहा। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। तो रिटेंशन में मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक पे क्या होता है, एक को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन की जगह इन्वर्जन। इन्वर्जन में भी क्या होगा, फिर से वही देखो Y लगेगा, और लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब जो ये बॉन्ड हमारे साइड इधर आ रहा है, ये इधर चला जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, कार्बन ये रहा, और अब ये ऐसे हो जाएगा, और जो बॉन्ड हमारे साथ में आ रहा था वो अब ऐसे हो गया, C2H5, और हाइड्रोजन इधर था वो हाइड्रोजन इधर आ गया और Y इधर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। देखो इन्वर्ट हो गया ना पूरा। ये कैसा था, CH2 इधर की तरफ था, मतलब CH2 यहाँ पे ऐसा था, ठीक, और CH3 पीछे था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि CH2 मतलब थोड़ा सा ऐसा था, यहाँ पे CH2 उधर की तरफ हो गया। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। और एक कंडीशन ऐसी आती है इसमें दोनों ये मिल जाते हैं, मतलब इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। इसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ये रेसिमाइजेशन क्या होता है, आप जो है SN1 रिएक्शन पढ़ोगे क्लास 12 में, उसमें आता है, और ये इन्वर्जन आता है SN2 रिएक्शन में। अब ये SN1 SN2 11th वालों को समझ में नहीं आएगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम 12th में आओगे ना तब तुम्हारे काम आएगा, तुमको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी 12th में, उनको ये चीज समझनी है कि जो है SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट से, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है SN1 SN2। तो SN1 में अपना रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन का मतलब है कि दोनों का 50% फॉर्म। अब देखो, इसको देखो और जरा इसको देखो, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है? देखो जरा ध्यान से, क्या रिटेंशन और इन्वर्जन एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? हाँ है।
अब क्या है, इसका मतलब एक डेक्सो रोटेटरी होगा, इसमें एक लिबो रोटेटरी होगा। अगर दोनों को मैंने मिला दिया, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन दोनों को बराबर बराबर मिला दिया, तो ऐसा मिक्स इन्वर्जन प्लस रिटेंशन प्लस इन्वर्जन अगर मैंने दोनों को मिला दिया, इसको रेसिमाइजेशन तो इसको रिटेंशन लिख दो। तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन को जब मैंने मिला दिया दोनों को, तो यहाँ पे क्या होगा, 50% इसमें मेरी कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें 50% आ जाएगी डी वाली फॉर्म, प्लस 50% कौन सी आ जाएगी, एल फॉर्म। डेक्सो रोटेटरी 50%, लिबो रोटेटरी 50%। इसका मतलब इसका क्या होगा, ओवरऑल जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा था वो हो जाएगा 0। समझे बात को? इसका मतलब जो SN1 वाली रिएक्शन है वहां पर रेसिमाइजेशन होगा, मतलब 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म, और ओवरऑल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आप रेसिमिक मिक्सचर से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करोगे तो आपको कोई भी लाइट की बैंडिंग नहीं दिखाई देगी। जबकि अगर नॉर्मली सिर्फ इससे या सिर्फ इससे पास करोगे तो एक डेक्सो होगा, एक लिबो होगा। तो यही तीनों टर्म है यार, ये अपनी रिटेंशन है, ये इन्वर्जन है और ये रेसिमाइजेशन है। 12th क्लास के बच्चों के लिए काफी यूजफुल है। अब यार देखो, मैं एक्चुअली इसमें पढ़ाना ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी चाहता था, लेकिन टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया और मेरे कैमरा की बैटरी ने धोखा दे दिया है। अभी बिल्कुल बंद होने वाली है, तो आई डोंट वांट कि हम इससे ज्यादा इस पर टाइम स्पेंड करें। इसको टिक लगा देते हैं यार, आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। अगला जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, अगली वीडियो में अच्छे से बना दूंगा मैं, डोंट वरी गाइस। सो आई होप कि आपको आज का जो भी पढ़ाया मैंने अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज शॉर्ट नोट्स बना लेना, मेरे से मत मांगना। आत्मनिर्भर भारत, समझ रहे हो, आत्मनिर्भर बनो, खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे से अच्छे बनाओ, शॉर्ट से शॉर्ट बनाओ, ताकि आपको दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर वीडियो पसंद आया है या समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और अगर अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ ट्रांस वाला जो कर रहे थे ना, ट्रांस ऐसे करोगे ना तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं यार तो भी सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारा केमिस्ट्री का कंटेंट है। इसके अलावा यार ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप ऑलरेडी हैं तो प्लीज फॉलो कर लेना, नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। Alright guys, thank you so much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Till then, take care.